हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग द सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम था लिक्विड सॉल्यूशन, तो वी हैव टू स्टडी लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। चलिए हेडिंग लिखें सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखो ध्यान दो, हर लिक्विड में हर गैस कम मात्रा या ज्यादा मात्रा में घुलती जरूर है, तो लिखेंगे एवरी गैस dissolves in every liquid to a less or a greater extent depending upon following factors. हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हर गैस हर लिक्विड में कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व होगी। ज्यादा मात्रा में भी डिसॉल्व हो सकती है, कम मात्रा में भी डिसॉल्व हो सकती है, होगी जरूर। और वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? जैसे मान लो वन, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस की नेचर क्या है, सॉल्वेंट की नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है ना सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या है वो जनरल रूल? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यही बात कर रहे हैं हम यहां पर कि सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब गैस अगर पोलर है तो इट इज बेटर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर और अमोनिया। और गैस यदि नॉन पोलर हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो दे आर बेटर सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, ईथर एटसेट्रा। तो लिखेंगे इन जनरल पोलर गैसेस are highly soluble in polar solvents. पोलर सॉल्वेंट जैसे कौन? जैसे वाटर। जैसे एग्जांपल, SO2 गैस is highly soluble in water, pretty highly soluble in water, but only little soluble in benzene solvent. सिमिलरली जो नॉन पोलर गैसेस हैं, नॉन पोलर गैसेस लाइक मान लो जैसे मीथेन, C2H6, ब्रोमीन वेपर्स, आयोडीन वेपर्स etc. are more soluble in non-polar solvents like benzene, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, ईथर एटसेट्रा। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा कि वो किस नेचर की है, और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा कि वो पोलर है या नॉन पोलर है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखें। अगर कोई गैस किसी सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं और वो आयनों में डिसोशिएट हो जाती है, तो इट बिकम्स हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। सो व्हेन a gas undergoes ionization
in a solvent. When a gas undergoes ionization in a solvent, then it is highly soluble in that solvent. It is highly soluble in that solvent. तो इट इज हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट. जैसे इसका एग्जाम्पल भी देखो, HCl अमोनिया, ये दो बड़े कॉमन एग्जाम्पल हैं, आर वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर. आर वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर. क्यों? बिकॉज HCl आयोनाइज हो जाती है, अमोनिया जो है आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर and partially dissociates into NH4 plus and OH minus. Of course ये partial है, and HCl completely ionizes in water to form ions like H plus aqueous and Cl minus aqueous. कई बार हम H plus को H3O plus aqueous भी लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आयनिक में पढ़ा था हमने, plus Cl minus aqueous. तो इस तरीके से आप कहते हो. तो HCl और अमोनिया इज वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे अंडरगो आयोनाइजेशन. कारण भी है, HCl को आप वाटर में डिसॉल्व करो, टूट करके वो आयंस बनाएगा, और आयन बनाने के बाद वाटर से हाइड्रेट हो जाएगा, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शंस आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, तो जनरली जो स्पीशीज बनती हैं दे आर मोर स्टेबल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दीज गैसेज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो पहला रीजन तो यही था, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन वाटर में लाइक डिजॉल्व्स लाइक. दूसरा, टेम्परेचर. टेम्परेचर का प्रभाव देखो, वैसे तो एक जनरल पॉइंट है, इन जनरल ये याद रखें स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. IIT मेंस और एडवांस दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन जनरल डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. लिक्विड मतलब इन जनरल हम चलो पानी की बात कर लेते हैं, इन वाटर मोस्टली. तो डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट सॉलिड्स डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक, अगर आप सॉल्ट NaCl मिला रहे हैं पानी में तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट डिसोल्यूशन इन वाटर इज एंडोथर्मिक. बट dissolution of most gases in water is exothermic. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. तो इसका मतलब अभी तो हम गैस की बात कर रहे हैं ना, कि गैस का डिसोल्यूशन, फॉर एग्जांपल कोई गैस है X, इसका डिसोल्यूशन हुआ, एक्वस में कन्वर्ट हुआ, तो ये एक प्रोसेस जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. और हम अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज. क्यों? एक्सोथर्मिक है. कौन सा? ली चैटिलियर प्रिंसिपल. तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी. अच्छा, सॉल्युबिलिटी मींस व्हाट? द मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट ए गिवन टेम्परेचर. तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द गैस एट ए गिवन टेम्परेचर, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस दैट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ गैस in given solvent at given temperature. जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी सॉल्युबिलिटी की गैस ऑफ गैस इन द गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है किसी गैस की. इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्लैपेरॉन इक्वेशन थी,
Clausius-Clapeyron equation or Clausius-Clapeyron equation. दो अलग अलग फेजेस से डील कर रहे हैं, देन वी से दैट ln, मान लो solubility C2 over C1 is equal to enthalpy of solution of the gas upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये इक्वेशन कोई नई नहीं है, अभी पढ़ के भी चुके हैं हम, where C1 C2 are solubility of gas at temperature T1 and T2. Delta H solution is the enthalpy of solution. तो ये enthalpy of solution हो गया. तो इस तरीके से आप कहते हो कि और delta H solution enthalpy of solution. तो like that we have to describe. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है. इस बात का फैक्चुअल पॉइंट भी है दैट जो मछलियां होती हैं या जो एक्वेटिक लाइफ है, aquatic life like fish are more comfortable in colder region than the hotter region. जब बहुत गर्मियां पड़ती हैं तो कई बार ये मछलियां जो एक्वेटिक लाइफ है, दे मूव इनटू द अदर रीजन्स वेयर टेम्परेचर इज रिलेटिवली लो. तो एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्डर रीजन. कारण अब मान लो पानी के अंदर हवा जो है, एयर दैट इज डिजॉल्व्ड, तो ऑक्सीजन भी डिजॉल्व्ड है. तो इन मछलियों को कुछ तो ऑक्सीजन चाहिए, हालांकि काफी कम चाहिए. हम इंसानों को सबसे ज्यादा चाहिए होती है ऑक्सीजन, मछलियों को तो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए, बट चाहिए तो है ही. तो वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है पानी के अंदर in when temperature is considerably high. तो they move into the regions where temperature is relatively low. So ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है. And then comes to the third most important effect of pressure. Effect of pressure on solubility of the gas. तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाने पर, गैस का प्रेशर बढ़ाने पर प्रेशर ऑफ गैस जितना ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी उतनी ज्यादा. इसको हेनरीज लॉ के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं. हेनरीज लॉ ये इंपॉर्टेंट होता है. हेनरीज लॉ, इसके ऊपर आईआईटी एडवांस ने अभी कुछ साल पहले क्वेश्चन भी पूछा हुआ है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हेनरीज लॉ, at a given temperature solubility of a gas in a liquid expressed as its mole fraction in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas. क्या बात कह रहे हैं? देखो, हेनरीज लॉ क्या है? At a given temperature, solubility of a gas in a given liquid expressed as its mole fraction in the liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas. इसको अगर हम लिखें कि क्या है ये, तो हेनरीज लॉ के हिसाब से solubility of the gas expressed in terms of the mole fraction is directly proportional to the partial pressure of gas. तो चलिए बात करेंगे solubility की. तो हेनरीज लॉ के, तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ
हेनरीज लॉ के हिसाब से मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को यू कैन राइट सम कांस्टेंट k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, या फिर यू भी कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 1 अपॉन k इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। 1 अपॉन k को एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड kh, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। where kh is called Henry's law constant. अच्छा, what is the unit of the Henry's law constant? जरा ध्यान दो, ये तो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द गिवन लिक्विड। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो वही होगी, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो KH की यूनिट वही होगी जो पार्शियल प्रेशर की होगी। तो यूनिट सेम एज प्रेशर यूनिट, जो यूनिट प्रेशर की वही। अगर पार्शियल प्रेशर हम पास्कल में ले रहे हैं तो KH विल आल्सो बी टेकन इन पास्कल। पार्शियल प्रेशर बार में या एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं तो अकॉर्डिंगली KH आल्सो विल बी इन बार और इन पास्कल। तो अकॉर्डिंगली दिस इज द इक्वेशन। इसको आप यूं भी लिख सकते हो। मैं देखो एक सिंबॉलिकली शो करता हूं कि मान लो जैसे ये मान लो एक क्लोज्ड कंटेनर लिया, पार्शियली इसमें पानी भरा हुआ था फॉर एग्जांपल, और पानी के ऊपर एम्प्टी स्पेस में या गैस A है और गैस B है। इसका पार्शियल प्रेशर PA है, पार्शियल प्रेशर B का PB है। अब कुछ मोल्स गैस के Na डिसॉल्व हो गए होंगे, यहां NB भी डिसॉल्व हो गए होंगे, बाकी वाटर तो है ही, तो वाटर सॉल्वेंट, H2O लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड। तो आप गैस A पर भी हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हो और गैस B पर भी हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ फॉर A, तो क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू KH फॉर A, गैस A एंड वाटर के लिए, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस A मतलब मोल्स ऑफ A डिसॉल्व्ड इन वाटर अपॉन टोटल मोल्स। आप उसे यू भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर A इज इक्वल टू KH ऑफ A इंटू मोल्स ऑफ A डिसॉल्व्ड इन वाटर डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ A प्लस मान लो B डिसॉल्व्ड B प्लस मोल्स ऑफ वाटर। टोटल मोल्स का तो मतलब यही हुआ ना, वेयर Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर जो हमने एग्जांपल लिया, मैं समझाने के लिए इलिस्ट्रेट कर रहा हूं ये। ऐसी Nb कौन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इस तरीके से आप लेते हो, तो ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, फॉर द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस हम अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। वाटर के मोल्स तो काफ़ी लार्ज हैं। अब मान लो जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है या मीथेन गैस है, दीज आर वेरी लिटिल सॉल्युबल गैस इन वाटर। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में Na और Nb अगर बहुत स्मॉल हो तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। फॉर लो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस for the low solubility of gases, Na is too small, much less small in comparison to the moles of solvent. Even Nb is too small in comparison to the moles of solvent. तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए we can use the concept like this. तो partial pressure of A is equal to KH for gas A into moles of A dissolved in water upon moles of water. For solving questions, similarly Pb is equal to KH for the gas B into moles of B upon moles of water. So this is how questions can be solved. Useful for solving questions.
क्वेश्चन सॉल्व करने के ये क्वाइट यूजफुल है। Na and B आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द A and B गैसेज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब यहीं पे देखो कई पॉइंट्स आते हैं। व्हाट इज KH? KH जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन गैस लिक्विड पेयर। डिपेंड्स ऑन गैस लिक्विड पेयर, केवल गैस पर डिपेंड नहीं करता, केवल लिक्विड पर डिपेंड नहीं करता। ऑक्सीजन गैस का वाटर के लिए KH की वैल्यू अलग है, ऑक्सीजन गैस का बेंजीन के लिए वैल्यू अलग है, नाइट्रोजन गैस का वाटर के लिए एक वैल्यू अलग है, और नाइट्रोजन और बेंजीन सॉल्वेंट पेयर के लिए एक वैल्यू अलग है। तो इट डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन गैस, इट डिपेंड्स ऑन गैस एज वेल एज लिक्विड पेयर। साथ में क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, तो KH जितना ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ता है और गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। हायर इज द KH value, lower is the solubility. Lower is the solubility of gas at a given pressure. तो एट ए गिवन प्रेशर KH जितना ज्यादा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। अच्छा, KH एक तरीके से फिर जो जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉल्वेंट के साथ लगाएगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो वी कैन से दैट हीलियम जैसे बहुत कम सॉल्युबल है वाटर में, जिनॉन ज्यादा सॉल्युबल है, तो इसका मतलब हीलियम के लिए KH की वैल्यू लार्जर होगी। तो यू कैन से दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, decreasing KH value. Not only that, मान लो जैसे हाइड्रोजन इज लेस soluble और H2 value will be more for O2 and then like CO2, ammonia, like that. Decreasing KH value. अच्छा, अमोनिया तो वैसे ही बहुत हाईली सॉल्युबल है, वैसे तो हेनरीज लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर अमोनिया लाइक गैसेस, बट फिर भी हम कहने को तो कह सकते हैं जो ज्यादा सॉल्युबल होगी गैस उसके लिए KH की वैल्यू स्मॉल होगी, और जो कम सॉल्युबल होगी उसके लिए KH की वैल्यू लार्ज होगी। तो H2 के लिए लार्जर देन O2, O2 के लिए लार्जर है देन कंपेयर टू CO2। सिमिलरली मीथेन इज लेस सॉल्युबल देन इथेन देन प्रोपेन, decreasing KH value for water. यहीं पे एक पॉइंट करके लिखेंगे एज ए नोट करके, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल when first pressure is low, pressure of gas is low, temperature is high, and gas should not ionize in water or solvent. सॉल्वेंट में आयोनाइज नहीं हो वो। तो ये हेनरीज लॉ बढ़िया से जब काम करता है, लिनियरिटी इज मेंटेन व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज लो, टेम्परेचर इज हाई, ताकि आइडियल गैस बिहेवियर ना शो करे कोई गैस, एंड गैस शुड नॉट आयोनाइज इन वाटर और सॉल्वेंट। इसका मतलब आप यू भी कह सकते हो ग्राफिकली, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस with the pressure of the gas will be a
स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये मान लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं। सो दिस इज एज पर द हेनरीज लॉ। तो गैस फॉलोइंग हेनरीज लॉ, गैस फॉलोइंग हेनरीज लॉ। लिनियरिटी अगर मेंटेन्ड है तो गैस फॉलोज हेनरीज लॉ। तो ये हेनरीज लॉ फॉलो करने वाली है। इसका मतलब लो सॉल्युबल गैसेस like H2, helium, neon, O2, N2, CH4, etc. follow Henry's law। अच्छा, जैसे ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है x गैस वर्सेस p, तो बताओ स्लोप क्या हो गया इसका स्ट्रेट लाइन का। तो slope of this straight line is equal to 1 upon kh। So like that we can say। तो ये हम बोलते हैं कि gas following Henry's law। Low soluble gases like hydrogen, helium, neon, argon, oxygen, nitrogen, hydrocarbon gases, they very well follow Henry's law। And the gases like ammonia, HCl do not follow Henry's law। For water solvent, for water liquid और water solvent, यहां भी follow Henry's law for water solvent। solvent भी तो डिफाइन करना जरूरी है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम Henry's law। तो प्रेशर बढ़ाने पर इन जनरल प्रेशर गैस का बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। उन्होंने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया। तो ये था हेनरीज लॉ। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इसके एप्लीकेशंस लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।